अनुच्छेद 58 तक हो चुका था। अब आज अनुच्छेद 59 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 59 है। अनुच्छेद 59 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें निर्धारित की गई। पद हेतु शर्तें, पद हेतु शर्तें, राष्ट्रपति के पद हेतु जो शर्तें हैं वो निर्धारित कहाँ की गई है? अनुच्छेद 59। अब देखिए इसकी गौर से कि पद हेतु शर्तें हैं तो कौन कौन सी शर्तें हो? सबसे पहली बात कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति क्या है? संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया है भी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद में उसका पद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या है? संसद का सदस्य, लोकसभा का एक सांसद है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रपति जीतते ही यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वो जीत गया और जीतते ही उसका क्या है? जो लोकसभा की सदस्यता वो अपने आप रद्द हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बात है। दूसरी बात कि जो राष्ट्रपति बनेगा उसके पास क्या होना चाहिए? कम से कम 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदन होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति जो प्रत्याशी आ रहा है उस प्रत्याशी के समर्थन में 50 व्यक्ति और 50 उसको अनुमोदन करने वाले, यानी 50 प्रस्ताव लाने वाले और 50 उसका अनुमोदन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद हेतु मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 तो प्रस्ताव होने चाहिए और 50 उसका अनुमोदन करने वाले। और ये कौन होने चाहिए? ये कौन होने चाहिए? कोई भी देश के नागरिक हो सकते हैं क्या? नहीं, फिर कौन होगा? राष्ट्रपति के मतदाता। और अनुच्छेद 54 हमने बात की थी, तो राष्ट्रपति के मतदाता कौन कौन थे? संसद के निर्वाचित और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इनको कब शामिल किया गया दिल्ली और पांडिचेरी को? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो सबसे पहले संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं भी दे तो वो चुनाव लड़े तो चुनाव जीते ऑटोमेटिकली या तो राष्ट्रपति का पद रहेगा या फिर संसद या विधानमंडल। यानी राष्ट्रपति बनते ही ऑटोमेटिकली चाहे वो विधानमंडल का सदस्य हो या संसद का सदस्य हो, वो पद अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद इनसे बड़ा होता है। अगला है अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान। शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 60 के अंदर किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ जो भी सर्वोच्च न्यायालय का उस समय मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा? शपथ दिलाने का काम करेगा। ये तो बात हो गई। अब राष्ट्रपति शपथ किस प्रकार की लेगा? पद व गोपनीयता की लेगा, पद की लेगा, गोपनीयता की लेगा या सभी की लेगा? बताइए, राष्ट्रपति शपथ किस प्रकार की लेता है? केवल पद की लेता है?
ऑप्शन नंबर ए केवल पद की, ऑप्शन नंबर बी गोपनीयता की केवल, ऑप्शन नंबर सी पद व गोपनीयता दोनों की, ऑप्शन नंबर डी सभी। गलत, रॉन्ग आंसर। केवल पद की शपथ लेता, ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने का काम है और राष्ट्रपति शपथ इस चीज की लेता है कि मैं संविधान की रक्षा करने का काम करूंगा। अगर गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति लेने लग जाएगा तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? पद और गोपनीयता दोनों की शपथ कौन लेते, ध्यान रखना, मंत्री जितने भी होते हैं, चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है और राज्यपाल केवल पद की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ नहीं लेते। गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री लेता है, मुख्यमंत्री लेता है, राज्य की मंत्री परिषद के जो मंत्री होंगे वो सारे शपथ लेंगे और केंद्र की मंत्री परिषद उसके जो सदस्य होंगे, जो मंत्री है, वो शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता दोनों प्रकार के, बाकी सारे क्या लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति शपथ लेगा, शपथ कौन सी लेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति शपथ लेगा पद की। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है तो केवल उसको पद की शपथ दिलाई जाती है, गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती। शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसको शपथ दिलाने का काम करेगा। और इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भाई राष्ट्रपति को तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये दोनों आपस में काम करते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय को शपथ दिला देता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को दिला देता है। ध्यान रखना, अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, ये तो सबको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, कौन दिलाएगा? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का महासचिव। क्या ऑप्शन होगा? वेरी गुड। सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम। वरिष्ठ यानी उम्र दराज बुजुर्ग व्यक्ति होगा, जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? शपथ दिलाने का काम करेगा, ना कि उपराष्ट्रपति करता। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति से छोटा है, इसलिए वो किस तरीके से शपथ दिला सकता है? आप कौन सी दुनिया में? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा होता है, वो कैसे शपथ दिला देगा? जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा होता है वो छोटे को शपथ दिलाता है। परिवार के अंदर जो बड़ा होता है सबसे, उसके ऊपर सबसे पहले जिम्मेवारी आती है नहीं होती? या छोटे वाले के पास पहले आ जाएगी? तो फिर वही बात है, तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, उपराष्ट्रपति उससे छोटा है, तो छोटे वाला कैसे शपथ दिलाएगा? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो इसको शपथ दिलाने का काम करेगा। यहाँ तक आ गया समझ में? आगे कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? तो फटाफट लेंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 61 की हम बात करें तो अनुच्छेद 61 है, उसमें राष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, उस महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख। महाभियोग प्रस्ताव की
प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 56। ये अपने पहले बात की कि अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 61 में है कि पद से कैसे हटाया जाएगा, किस प्रकार हटाया जाएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को पद से हटाया किस दृष्टि से जाएगा? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करने पर ही उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी बात, इसको हटाने हेतु कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? राष्ट्रपति को हटाने हेतु महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभियोग प्रस्ताव है संसद के 2 सदन होते हैं, आपको पता है। संसद के दोनों सदनों में, किस सदन में लाया जाएगा? दोनों सदनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी इसको लाया जा सकता है। ये नहीं है कि पहले लोकसभा में लाना पड़ेगा, जैसे धन विधेयक पहले लोकसभा में आता नहीं आता, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव है वो केवल और केवल संसद के दोनों सदनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है। रोक टोक नहीं है कि पहले लोकसभा में लाया जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। विधेयकों की बात करें तो साधारण विधेयक हमेशा आपको पता है कि लोकसभा में लाए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक है वो दोनों सदनों में कहीं पर भी लाए जा सकते हैं, आर्टिकल 368। और अनुच्छेद 109 ये कह रहा है कि जो धन विधेयक है वो केवल और केवल पहले लोकसभा में लाए जाएंगे फिर आ जाएंगे राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो ये प्रस्ताव है महाभियोग प्रस्ताव, ये संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कहीं पर भी लाया जा सकता है। चौथी बात, राष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु 1/4 सदस्यों की पूर्व सहमति से प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संसद के दोनों सदनों में जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों की पूर्व सहमति होनी चाहिए। अगर 1/4 सदस्य उसके समर्थन में नहीं आते तो महाभियोग प्रस्ताव आएगा भी नहीं। सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों की पूर्व सहमति से प्रस्ताव लाया जाएगा। जब 1/4 सदस्य सहमत हो जाएंगे तब वो प्रस्ताव लाया जाएगा। अगली बात, महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। जब भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले जिस राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा रहा है उस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको पद से हटाने तो महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। तो राष्ट्रपति अपने बचाव का तरीका शुरू कर देता है, या तो खुद सदन के सामने आकर बात रखता है
कि मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया, या अपना कोई प्रतिनिधि भेज करके अपनी बात रखता है, तो 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अगली बात, महाभियोग प्रस्ताव। दोनों सदनों से अलग अलग महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग या पृथक पृथक लिख सकते हैं। अलग अलग सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। पारित होने पर ही राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। यानी ये जो महाभियोग प्रस्ताव है दोनों सदनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है। कहने का मतलब कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से अलग अलग, लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत। अब 2/3 बहुमत क्या होता है, यहाँ बहुत फंसाने का काम करता है एग्जाम में, कि राष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु महाभियोग प्रस्ताव इस प्रकार पारित होना अनिवार्य है। उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ध्यान रखना, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा। यानी देखिए, जैसे अपन बात करें 545 होते हैं लोकसभा में, कुल कितने 545। 545 के आधे कितने होते हैं 522, बाकी 222। 545 के कितने हो गए 223 होते हैं 223। तो कम से कम अगर सदन के अंदर मान लो 230 जने उपस्थित हैं उस दिन, जिस दिन महाभियोग प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, उस दिन 230 जने उपस्थित हैं, तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है 545 है। तो 230 में से 230 उसके समर्थन में होना चाहिए। 230 ये कहना चाहिए कि बिल्कुल इस राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। अगर 230 में से 223 ने नहीं कहा, 222 ने भी कह दिया, तो राष्ट्रपति अपने पद से, ये प्रस्ताव वहीं पर फेल हो जाएगा, आगे जाएगी। कुल सदस्य संख्या, यानी ये नहीं है कि उपस्थित कितने हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो 223 ही उपस्थित हैं सदन में, कितने 223 उपस्थित हैं, क्या हुआ 545 के आधे कितने होते हैं 272 होते हैं। 272 अरे 545 2 का भाग लगाओ, क्या कर रहे हो इतनी देर में, तो कभी हो जाता। 2 का भाग लगाओ, 500 के आधे हो गए 250, 45 के आगे कितने हो गए 40 के 20, 5 के 2.5, कितने हुए 73 होंगे।
बहुतर का आधा जोड़ा नहीं जाएगा, तो 273 मान लो। 273 की बात करें हम, यानी मान लो सदन के अंदर 273 सदस्य उपस्थित है और उस दिन महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तो 273 के 73 उसके समर्थन में होना चाहिए। अगर एक भी पीछे रह गया तो इसका मतलब महाभियोग पारित नहीं होगा। ये नहीं है कि उपस्थित कितने, यानी कुल सदन संख्या कुल कितनी है 545 है, तो 545 का 2/3, ना कि उपस्थित होने वाले 273 का 2/3 नहीं है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसी प्रकार राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा में 245 है, 245 के आधे कर दो, 245 के आधे प्लस 1 ज्यादा, 245 के आधे प्लस 1 ज्यादा, एक अधिक होना चाहिए, ध्यान रखना, आधे से 1 अधिक। अगर इतना होता है तब वो पारित होगा, अन्यथा वो पारित नहीं होगा। ठीक है, अगली बात, राष्ट्रपति को हटाने तो ये जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो महाभियोग प्रस्ताव है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसे यहां से प्रश्न हो सकता है कि महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, ये कौन सी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं, अर्ध न्यायिक। अब देखिए यहां से एक और प्रश्न उठेगा कि भारत में अब तक कितनी बार महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है? किस राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया और कितनी बार लाया गया? भारत में अब तक क्या किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव से हटाया गया है? एक और है, किसको? महाभियोग प्रस्ताव अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया। ध्यान रखना, प्रस्ताव लाया भी नहीं गया है, पारित तो नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है वो नहीं लाया गया। ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो लिख लेना कि राष्ट्रपति, किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अभी तक नहीं आया। तो ये अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर है। पद से हटाया जा सकता है, ये प्रावधान अनुच्छेद 56 में, लेकिन पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से हटाया जाएगा, ये अनुच्छेद 61 में। तो सबसे पहले संविधान का उल्लंघन करने पर ही इसको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति को हटाने हेतु एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिस प्रस्ताव का नाम क्या है? महाभियोग प्रस्ताव के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरी बात, महाभियोग प्रस्ताव संसद के 2 सदन होते हैं, आपको पता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एलएस और आरएस, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें कहीं पर भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों की पूर्व सहमति से ही प्रस्ताव लाया जाएगा। जब तक उस सदन के 1/4 यानी 1/4 सदस्य उसके समर्थन में नहीं आएंगे, तब तक वो प्रस्ताव आएगा भी नहीं। जब प्रस्ताव लाया जा रहा है उसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। 14 दिन बाद महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू होगी और दोनों सदनों में, जैसे पहले लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत पारित होगा, तो फिर दूसरे सदन में जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में भी अगर वो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद से क्या है, हटा हुआ माना जाएगा। और महाभियोग प्रस्ताव है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब अनुच्छेद 62 की बात करेंगे, उससे पहले आप लिख लो। अब देखिए अनुच्छेद 62 की बात करें, अनुच्छेद 62 में ये लिखा हुआ है कि पद रिक्ति के संदर्भ में, अब राष्ट्रपति का मान लो पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस पद को कौन संभालेगा, ये निर्णय संसद करेगा। ध्यान रखना, पद रिक्ति के संदर्भ में, पद रिक्ति के संदर्भ में संसद कानून बनाकर के संसद कानून बनाकर निर्णय करेगी।
अब राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होता है, ध्यान रखना। सबसे पहला पद रिक्त है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तीसरी बात कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है महाभियोग प्रस्ताव से, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो उस पद को कौन संभालता है, अनुच्छेद 65 में आगे प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति शपथ ना ले। उपराष्ट्रपति इस पद को संभाले कब तक, जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के शपथ ना ले, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालने का काम करेगा। अब देखो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति भी होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा सदन को चलाने का काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति मर गया या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया या राष्ट्रपति की मान लो पद से हटा दिया तो पद तो खाली हो गया। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 65 में ही लिख रखा है। तो फिर उपराष्ट्रपति वाला मोर्चा कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति वाले मोर्चे को संभालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में उपसभापति होता है, जो कौन होता है, राज्यसभा का ही एक सदस्य होता है, वो एक उपसभापति होता है। यानी जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे या नहीं आए तो उस समय सदन की अध्यक्षता करने का काम उपसभापति करता है। लोकसभा में भी दो व्यक्ति होते हैं, आपको पता है, एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, दो होते हैं। उसी प्रकार ये सिस्टम। तो ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण बातें थी, कल पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। आज के लिए इतना ही।